हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज आसान यूपी पीएससी के चैनल पे। हम लोग आर ओ 2023 व यूपी पीसीएस 2024 के जो प्री है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसके संबंध में हम लोग जो जीएस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हो या ज्योग्राफी के हो, जिसके भी हो, उसके हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स का जो फैक्ट्स है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कई वीडियो इससे पहले देख चुके हैं और जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वो हिस्ट्री का जो है वो गुप्त काल है। ठीक है, तो गुप्त काल से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे हम इस टॉपिक में आपको कवर करवाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपनी सीरीज की ओर। तो जो गुप्त काल था, ठीक है, एक मिनट, काल था उसका अगर टाइम पीरियड देखें कि कब तक कहाँ से उसमें शासन काल स्टार्ट होता है, तो 275 ईसा पूर्व से ईस्वी से स्टार्ट होता है और 550 ईस्वी तक इनका शासन काल चलता है। तो 275 से 550 ईस्वी तक इनका शासन काल चलता है और जो इसके संस्थापक होते हैं वो श्रीगुप्त होते हैं। तो इसी में एक जो इनके संस्थापक तो श्रीगुप्त ही है और जो प्रमुख सम्राट्स होते हैं उनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो राजा या सम्राट होते हैं उनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे इस काल में चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी हाईलाइटेड शासक थे, तो उनसे संबंधित फैक्ट देखते हैं। तो जो इनका टाइम पीरियड होता है ये 319 से 335 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ओके, तो और 319 ईस्वी में ही ये गुप्त संवत को लॉन्च करते हैं। तो गुप्त संवत कौन लॉन्च करता है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम है और ये जो डेट है इसकी वो है 319 ईस्वी। ठीक है, विंसेंट स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार रहता है, तो विंसेंट स्मिथ जो था वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया। तो अगर भारत का नेपोलियन पूछे तो समुद्रगुप्त नाम आएगा और ये किसने उपाधि दी, तो विंसेंट स्मिथ ने दी। ठीक है, वहीं इलाहाबाद का जो स्तंभ है, तो जो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ था उसमें, ठीक है, उसमें समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना मिलती है। तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ था उसमें समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना मिलती है। साथ ही इसी स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति जो थी होती है, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया है, तो जिसकी रचना है वो हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की है। तो हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना करता है जो कि संस्कृत भाषा से संबंधित है, वो समुद्रगुप्त के समय में वहाँ का राजकवि था। ओके, ठीक है, फिर इसी पर समुद्रगुप्त के प्रशासनिक अधिकारियों के नाम का उल्लेख मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन से संबंधित है, साथ ही समुद्रगुप्त से संबंधित है। ओके, तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का राजकवि था और उसने ही संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। साथ ही इस जो स्तंभ लेख है प्रयाग का, वहाँ पे जो समुद्रगुप्त के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे ये अधिकारियों के नाम क्या थे, जैसे संधि विग्रहिक, खाद्य पाटकिक, कुमारा मात्य और महादंड नायक। तो ये चार जो हैं अधिकारियों के नाम का उल्लेख वहाँ पे मिलता है। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, साथ ही अन्य उपाधियाँ जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री, शक विजेता। ठीक है, तो ये इनकी अन्य उपाधियाँ हैं। तो चंद्रगुप्त की द्वितीय जो थे उनको विक्रमादित्य तो कहा ही जाता था, साथ में देवगुप्त, देवराज, देवश्री और शक विजेता भी इनको कहा जाता है। वहीं मेहरौली स्तंभ जो है, अभी मेहरौली स्तंभ कहाँ है, दिल्ली के कुतुब मीनार में है। ठीक है, और जो ये है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो मेहरौली स्तंभ जो है दिल्ली में है और चंद्रगुप्त द्वितीय से ये संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए जिसे रूप्यक या रूपक कहा जाता है। तो चांदी के सिक्के अगर बात की जाए गुप्त शासकों में तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था जिसे रूप्यक या रूपक कहा जाता है। वहीं फाहियान, फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आया था। तो फाहियान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। भीतरी स्तंभ लेख, तो भीतरी स्तंभ लेख में पुष्पमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो भीतरी स्तंभ लेख जो है वो पहले ये है कहाँ पे,
तो ये है गाजीपुर में, ठीक है। तो ये गाजीपुर में है भीतरी स्तंभ लेख, और पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो स्कंदगुप्त जो था उसका जो पुष्यमित्र के साथ और हूणों के साथ जो भी युद्ध हुआ है उसका वर्णन भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हूणों का जो आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के काल में ही प्रारंभ होता है। तो अगर गुप्त शासकों में पूछा जाए तो पहले तो गुप्त काल में ही हूणों का आक्रमण चालू हुआ, और वो शासक था उस समय स्कंदगुप्त, ठीक है। तोरमाड़। अब ये तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। पहले का नहीं पता है, लेकिन दूसरा जो हूण आक्रमण होता है उस समय उसका नेता तोरमाड़ होता है। और मिहिरकुल, जो मिहिरकुल एक व्यक्ति था वो तोरमाड़ का ही पुत्र था। तो मिहिरकुल तोरमाड़ का पुत्र है। वहीं मालवा नरेश यशोवर्धन यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल पराजित हुआ था। तो मालवा का एक नरेश था जिसका नाम यशोधर्मन था, वो मिहिरकुल को पराजित किया था, ठीक है। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। तो ताम्रलिप्ति कहाँ पे था? ये तो बंगाल में था, और ये गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। श्रेणी। अब गुप्त काल में श्रेणी क्या होती थी? तो यह व्यापारियों का एक संगठन होता था, और इसके अपने नियम कानून होते थे, और ये राजा के हस्तक्षेप से मुक्त होता था। तो श्रेणी एक मुक्त संगठन होता था, स्वतंत्र कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी होती थी, जिसमें व्यापारियों का संगठन है, और इसके अपने खुद के नियम कानून होते हैं। इसमें राज्य या राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। वस्त्र उद्योग जो था गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। तो वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। वहीं धनवंतरी, तो धनवंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। तो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक थे धनवंतरी, और ये आयुर्वेद शास्त्र के वैज्ञानिक थे, या प्रकांड पंडित कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। भास्कराचार्य, गुप्त काल में काफ़ी साइंटिस्ट टाइप के लोग हुए, और साहित्य के भी काफ़ी यहाँ पे विकास होता है, ठीक है। तो उसी में देखिए, जैसे भास्कराचार्य जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि व लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की। तो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती ग्रंथ की रचना भास्कराचार्य ने की थी। वहीं ब्रह्मगुप्त को देखें तो ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया। तो ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी, तो जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा होती थी उन्हें दीनार कहा जाता था। तो दीनार क्या है? स्वर्ण मुद्रा है, जो कि गुप्त काल में प्रचलित थे। लेकिन अगर दैनिक लेन देन की बात करें गुप्त काल में, तो जो क्रय विक्रय होता था वो कौड़ियाँ होती थी, उनमें उन मुद्राओं में होता था, ठीक है। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए जाते हैं। अगर सिक्के जारी करने की बात आएगी तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है, ना कि श्रीगुप्त थे, ओके। एक अभिलेख है, वो है एरण अभिलेख, ठीक है। तो एरण अभिलेख में, जो कि 510 ईस्वी का है, इसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, और उस समय जो भी शासक था उसका नाम भानुगुप्त मिलता है, ठीक है। तो भानुगुप्त मिलता है, जो कि सती प्रथा का साक्ष्य है, एरण अभिलेख 510 ईस्वी में। गुप्त काल को कला और साहित्य की प्रगति के कारण इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कला और साहित्य की प्रगति के कारण इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की 3 गुफाएं, ठीक है, 16वां, 17वां और 19वां, ये गुप्तकालीन है। तो गुप्तकालीन अजंता में कौन कौन सी गुफाएं हैं? वो है 16वां, 17वां और 19वां, ओके। जिसमें 16वां और 17वां गुफाएं बिहार से संबंधित है, मतलब बिहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का रहना होता था उसे बिहार कहा जाता है, ओके। वहीं 19वां जो है वो चैत्य, मतलब जो बौद्ध लोग पूजा स्थल होता था उसे चैत्य कहा जाता था, तो वो इससे संबंधित है, ठीक है। 19वां चैत्य है, बाकी 16वां 17वां जो है वो बिहार से संबंधित है या विहार से संबंधित है, ओके। गुप्त शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिए, ठीक है। मौर्यों ने ग्राम दान या भूदान नहीं दिया था, ठीक है। वहीं लेकिन गुप्त शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को खूब जमीन को दान में दिया था, अनुदान में दिया था, ठीक है। गुप्त काल में भूमि कर को, तो वहाँ पे जो भूमि कर होती थी उसे भाग या उद्रक कहा जाता था। तो 2 शब्द हैं, भाग या उद्रक कहा जाता था।
सिंचाई कर, जो वहाँ पे सिंचाई कर था उसे विदक भागम या उदक भागम भाग, ठीक है, ये दो शब्द हैं, विदक भागम या उदक भाग कहते थे सिंचाई कर को। वहीं शतरंज का जो खेल होता था इसी युग में प्रारंभ हुआ। तो शतरंज का खेल गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ, जिसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो चतुरंग के नाम से जाना जाता था। अब सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? कपिल थे। महर्षि कपिल द्वारा इसे प्रतिपादित किया था। इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और दुखों का जो कारण बताया गया उसे अज्ञानता बताया गया कि हाँ, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आपके पास दुख नहीं आएगा, ठीक है। वहीं महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया और न्याय दर्शन जो था वो महर्षि गौतम ने इसे प्रतिपादन किया, ठीक है, जिन्हें अच्छपाद भी कहा जाता। तो गौतम को अच्छपाद भी नाम दिया गया है। ओके। जैमिनी ने, जो महर्षि जैमिनी थे, इन्होंने पूर्व मीमांसा की प्रतिपादन किया, ठीक है। तो जो पूर्व मीमांसा उसका प्रतिपादन जैमिनी ने किया था। अब इसमें कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, साथ ही इसमें वेद को शाश्वत सत्य बताया गया। तो वेद को इसमें शाश्वत सत्य बताया गया और वेद के कर्म कांड भाग पर विचार किया गया, ठीक है। तो जो मीमांस है वो दो हुए, एक पूर्व मीमांस हुआ, एक उत्तर मीमांस हुआ। तो जो पूर्व मीमांस वाले थे तो वेदों के कर्म कांड वाले भाग पर ज़्यादा विश्वास किया, जबकि वहीं उत्तर मीमांस जो कि बादरायण ने लिखा था तो इन्होंने वेद के ज्ञान कांड को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, ठीक है। तो ज्ञान कांड जो था वो उत्तर मीमांस वालों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, वहीं जो पूर्व मीमांस वाले थे उन्होंने कर्म कांड को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना वेदों के। ओके। अब भारतीय अगर षड दर्शन की बात करें तो भारतीय षड दर्शन मतलब 6 दर्शन, ठीक है। इसमें मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, ओके, तो वैशेषिक, सांख्य और योग, ये 6 दर्शन हैं जो कि भारतीय षड दर्शन के भाग माने जाते हैं, ठीक है। जो गुर्जर जाति है, तो गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से मिलता है। तो एहोल अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसमें गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। वहीं मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है, जिससे सूर्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था और ये यशोधर्मन द्वारा संबंधित है, मंदसौर अभिलेख। ओके। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों द्वारा ही जारी किए गए। तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए। और शिव का अर्धनारीश्वर मूर्ति ये भी गुप्तकालीन ही है। तो अर्धनारीश्वर मूर्ति गुप्तकालीन है। और कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है, तो कुमारगुप्त फर्स्ट का जो अन्य नाम था वो था शरतकालीन सूर्य। शरतकालीन सूर्य कुमारगुप्त का अन्य नाम है और ये तुमुन लेख है, वहाँ से ऐसा प्राप्त हुआ है कि हाँ, इनका नाम शरतकालीन सूर्य है, कुमारगुप्त फर्स्ट का। कुछ किताबें देख लेते हैं कौन किसके द्वारा लिखी गई है। ये गुप्तकालीन ही है और विष्णु शर्मा ने जो लिखी थी वो लिखी थी पंचतंत्र। वहीं कालिदास की ऋतु संहार, रघुवंश, मेघदूत और भी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी, ठीक है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त ये विशाखदत्त ने लिखी है। वहीं भारवी ने किरातुंजयनियम नामक किताब की रचना की। भास ने स्वप्नवासो दत्तम की रचना की। वहीं शूद्रक ने मृच्छ कटिकम की रचना की। ये एक प्रकार का नाटक है, ठीक है, नाटक ग्रंथ है एक प्रकार का। ओके, मृच्छ कटिकम। ओके। वहीं राजशेखर ने काव्य मीमांस की रचना की। राजशेखर ने काव्य मीमांस की रचना की, ठीक है। तो ये रहा गुप्त शासकों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।